हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग अपना हॉफमैन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारा 12th का पोर्शन होगा। 12th के पोर्शन में जो सबसे पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है सॉलिड स्टेट, और हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सॉलिड स्टेट क्यों, क्योंकि ये तो सिलेबस में है ही नहीं, है ना। सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी सारे बोर्ड्स के सिलेबस में तो है। साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम लोग मिस नहीं करेंगे, इसी से शुरू करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी समझ में आ जाएगा और इजीली हम इसको आपको समझा पाएंगे। चलिए, तो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तीन चीज़ें कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर वो कौन कौन से हैं। पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड, और तीसरा है गैस। ये तीन हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो ज़्यादा कंसेप्चुअल है, हम इसको समझेंगे आराम से। चलिए, तो डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इस फोर्स की दो नेचर होती हैं, या तो वो अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, या तो वो अट्रैक्टिव होगा, या तो फिर वो रिपल्सिव होगा। दो टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं अंदर मॉलिक्यूल्स के आसपास, ठीक है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा, बात समझिए, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में साथ में रहना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, पास में आएंगे, है ना। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स बराबर हुआ तो वो एक दूसरे से दूरी भी बना के रखेंगे और पास में भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं। लेकिन अगर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया और रिपल्सिव फोर्स बहुत बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स अपार्ट, बहुत दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, तो इसका मतलब क्या है कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, कम होगी। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये क्या होगी, शॉर्ट होगी ना, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के आसपास है, बराबर है, या अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा, रिपल्सिव फोर्स थोड़ी सी ज़्यादा, ऐसी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम रेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मीडियम रेंज होगी। और अगर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उस केस में जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो जब ये शॉर्ट होती है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है रिपल्सिव फोर्स से, तो उस मैटर को, उस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। उस स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सॉलिड है, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, ठीक। अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, मीडियम हो गया ये, तो इसको कहते हैं हम लोग लिक्विड है ये, ठीक है। और तीसरी चीज़, जब ये हो जाएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही वीक है, रिपल्सिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में हम इसको कहेंगे कि क्या है, गैसियस स्टेट है। क्या है, गैसियस स्टेट है, ठीक है। अच्छा, हम तीनों का कन्वर्जन भी जानते हैं। अगर मैं सॉलिड को एनर्जी दूं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को एनर्जी दूं तो गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इफ़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा हमेशा, कंसेप्ट बहुत यूज़ होता है, ठीक है। इफ़ वी आर गिविंग एनर्जीज, ठीक, इसका मतलब क्या है कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, रिपल्सिव फोर्स विल इंक्रीज,
क्योंकि कोई भी एक साथ रहना नहीं चाहेगा। अगर मैं आपको एनर्जी दूँ, ठीक है, जैसे कि आप घर में हैं, अभी आप घर में हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, अपना खुद का कुछ नहीं है ना, तो अगर मैं आपको फ्री में एनर्जी दे दूँ, फ्री में पैसे दे दूँ, बांट दूँ, तो आप क्या करेंगे? बाहर चले जाएंगे, है ना। बाहर चले जाएंगे इसका मतलब क्या? आपका रिपल्सिव फोर्स, आपकी फैमिली से जो आपका रिपल्सिव फोर्स था, आपके जो फ्रेंड्स के साथ आपका रिपल्सिव फोर्स था, वो बढ़ गया, ठीक है। पहले कैसा था? अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा हुआ था, अब क्या हो गया? रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया। अगर मैंने आपको एनर्जी दे दी, ये एनर्जी क्या काम करती है? रिपल्सिव फोर्स को बढ़ाती है। तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस, ठीक है। क्लियर है? छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। एनर्जी देना मतलब क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स को इंक्रीज करना। चलिए अब हम लोग सॉलिड के बारे में बात करते हैं। चैप्टर सॉलिड के बारे में है तो बातें भी सॉलिड के बारे में होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहली चीज़ क्या होगी? बहुत ही सिंपल सा है कि इसमें क्या होगा? डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट मास, शेप एंड वॉल्यूम, है ना। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक। कि भाई सॉलिड के पास क्या होगा? डेफिनेट होगा, डेफिनेट मास होगा, डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है। दूसरा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, इसका मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बच्चों, क्या हैं? सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड है, हैव फिक्स पोजीशन, हैव फिक्स पोजीशन, ठीक। पोजीशन फिक्स है, इसका मतलब वो कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? अपनी एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। बट दे ऑसिलेट ऑन देयर मीन पोजीशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सॉलिड के पार्टिकल मूव करते हैं क्या, तो मूव तो करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। मोशन कैसा है? ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। पार्टिकल्स इधर उधर नहीं घूमते, ऑसिलेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तीसरा, हमने बोला कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज शॉर्ट, ठीक। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। देखिए इनकम्प्रेसिबल मतलब ये नहीं कि कभी कंप्रेस होगा ही नहीं, वो तो एक फोर्स, सर्टेन फोर्स के बाद वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये अपोज करते हैं किसी भी जो शेप में डिफॉर्मिटी आती है उसको, ठीक है। तो रिजिड में, रिजिडनेस मतलब जो अपोज करे, किसी भी डिफॉर्मिटी को जो अपोज करता है, जो शेप चेंज को अपोज करता है, दैट इज रिजिडनेस। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो कंप्रेसिबिलिटी को अपोज करता है उसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, इनको नोट कर लें पॉज करके और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सॉलिड के टाइप्स क्या हैं, है ना। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड बच्चों दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन और दूसरा होता है अमॉर्फस, ठीक है। आप जो रोज़मर्रा में देखते हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो आप बहुत कम देखते हैं, वो आप खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉल्ट, ठीक है। वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। शुगर का क्रिस्टल भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक।
चलिए, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है सर ये क्रिस्टलाइन, क्या होता है अमॉर्फस। ठीक है, तो जब हमारा जो शेप है वो रेगुलर हो जाए, ठीक है, रेगुलर शेप का जो सॉलिड हो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन। यहाँ पे इर्रेगुलर शेप होता है। सर रेगुलर इर्रेगुलर का मतलब क्या है ना, तो रेगुलर और इर्रेगुलर का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद भी हमें वही चीज़ रिपीटेड मिलती है, उसको कहते हैं हम रेगुलर शेप। ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद अगर हमें कुछ और मिल जाता है तो दैट इज़ इर्रेगुलर शेप। ठीक है, लेट अस सपोज कि यहाँ से x था, यहाँ पे a डिस्टेंस के बाद अगेन मुझे x मिला। ठीक है, फिर उसके अगेन a डिस्टेंस के बाद x मिला, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलर शेप है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, अगर इस डिस्टेंस के बाद a डिस्टेंस के बाद मुझे यहाँ पे x मिला, लेकिन अगेन a डिस्टेंस के बाद मुझे y मिल गया कुछ, तो ये इर्रेगुलर शेप होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि ये रेगुलर और इर्रेगुलर शेप होते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये रेगुलर शेप है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो शार्प होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि अगर ये लेट अस सपोज कि कोई सॉलिड है, कोई क्रिस्टल है, अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो ये अगर 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा होगा, ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस की हीट दे रहा हूँ, 1000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, तो ये एक साथ पूरा का पूरा लिक्विड में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रेंज होती है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई एमॉर्फस सॉलिड लिया, ठीक है, उसको अगर मैंने मेल्ट करना शुरू किया 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो सॉलिड होगा, अभी भी बचा होगा, और कुछ हिस्सा जो है वो मेल्ट कर गया होगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसकी रेंज है कि लेट अस सपोज 990 से 1010 डिग्री सेल्सियस ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा किस लिए है, क्रिस्टलाइन के लिए है, ये हमारा किस लिए है, अमॉर्फस के लिए। ठीक है, यहाँ पर रेंज होती है, 990 पे शुरू होगा पिघलना, 1010 तक जाएगा, तब तक पूरा पिघलेगा, लेकिन यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस जैसे ही रीच करेगा वैसे ही पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ। चलिए, अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, एक चीज़ और होगी, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की जो हीट होगी वो डेफिनेट होगी, मतलब वही कि किसी एक पर्टिकुलर हीट पे ही वो फ्यूज़ कर जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, इनडेफिनेट होगी, मतलब कोई फिक्स नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए, मैंने जो बोला कि x डिस्टेंस, a डिस्टेंस के बाद x, फिर x, फिर x, तो ये कई रिपीटेड चलता रहेगा और ये लॉन्ग रेंज तक रहेगा। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ लॉन्ग रेंज, मतलब ये बहुत लंबी दूरी तक सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट होते हैं, ऑर्डर फॉर शॉर्ट रेंज। ठीक, चलिए, इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टी होती है या डिफरेंसेस होते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। एनीसोट्रॉपिक मत पढ़िएगा, इसको एन आइसोट्रॉपिक पढ़िए, जल्दी समझ में आएगा। और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक।
इनका मतलब क्या है? आइसो मतलब होता है सेम, ट्रॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम ट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, तो अगर कांस्टेंट रहेंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो ये एन आइसोट्रॉपिक कहलाएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एग्जांपल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपने बहुत पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का अगर आपने देखा होगा, आपने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे सारे के सारे ग्लास में किए होंगे। ग्लास कैसा होता है? अमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन नहीं होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी है पूरे सॉलिड की, ठीक है। तो अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो एक जगह पे कुछ और होगा, दूसरी जगह पे कोई और होगा, तीसरी जगह पे कुछ और होगा। लेकिन अगर हम एमॉर्फस की बात करते हैं, वो कलेक्टिव होता है, वो सारी इरेगुलरिटीज़ को कंपेयर करके चलता है। तो यहाँ पे सारा का सारा एवरेज वैल्यू आती है। तो एवरेज वैल्यू में हर जगह पे आपको कांस्टेंट वही प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलती है, ठीक है। इसलिए एमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो हमारे क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत सारी चीज़ें शो नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए, और इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? ट्रू सॉलिड्स, ट्रू सॉलिड्स हैं, ठीक है। ये ट्रू सॉलिड्स हैं, सबसे बढ़िया सॉलिड ये होते हैं, हमें इनके बारे में ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। और एमॉर्फस जो होते हैं उनको हम लोग सूडो या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ग्लास भी कैसा है? सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। क्लियर? चलिए, ट्रू सॉलिड्स NaCl एग्जाम्पल है, NaCl एग्जाम्पल है, CaCl2 एग्जाम्पल है। क्वार्ट्स की कुछ फॉर्म भी क्रिस्टलाइन होते हैं, क्वार्ट्स, ठीक है बच्चों, ठीक है। कॉपर, ठीक, सिलिकॉन भी बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाता है, ठीक है। एमॉर्फस में क्या है? रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में। आगे के लेक्चर्स में हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम उसके और जो लैटिस होता है, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे सारे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद जब हम मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना भी हो सके सब्सक्राइब करिए, आपके अपने दोस्तों के साथ देखिए बैठ के। और अगर आप ऑफलाइन फैसिलिटी विज़िट करना चाहते हैं तो बिल्कुल एड्रेस जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट्स भी हमारे दिए गए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नंबर सारा का सारा दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप और ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू कॉन्टैक्ट अस, और थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।